Hello my dear students, this is WS Academy and you are watching current affairs video from important current affair from the Hindu. So let's have a quick look. So today is 11 June and आज के जो द हिंदू में न्यूज़ थी ज़्यादा कुछ खास थी नहीं, बट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं. नंबर 1 क्या था? स्मॉग टावर टू बी रेडी बाय अगस्त 15 एक्सपर्ट्स टू स्टडी आउटकम्स. तो आपको पता होना चाहिए स्मॉग टावर होता क्या है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट और इकोलॉजी रिलेटेड है और क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. स्मॉग टावर क्या होता है? ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, जैसे मीनार होते हैं ना, बहुत ऊपर टॉल होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है. और ये किस लिए होता है? एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए होता है और ये एयर को प्यूरिफाई करता है. इसलिए हमने स्लाइड पे लिखा, पढ़ भी सकते हैं. स्मॉग टावर्स और स्ट्रक्चर्स डिजाइंड एज लार्ज स्केल एयर प्यूरिफायर्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन पार्टिकल्स. द प्रोटोटाइप ऑफ फॉर विच वॉज बिल्ट इन 2017 बाई डच आर्टिस्ट डान इन बीजिंग. तो पहला जो स्मॉग टावर बना था, प्रोटोटाइप इसका बनाया था 2017 में डच आर्टिस्ट ने. कहाँ पे? बीजिंग में बना था. और लास्ट टाइम जब बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हुआ इंडिया में, स्पेशली इन दिल्ली की हालत बहुत ख़राब हो गई एयर पोल्यूशन से. विजिबिलिटी कम होती है स्मॉग से, जब स्मॉग होता है एयर में, तो उस वक्त ये बताया गया कि स्मॉग टावर्स बनाए जाएंगे. तो स्मॉग टावर पे काम अब ज़ोर से कर रहे हैं फिर से, और एक्सपर्ट्स अब स्टडी करेंगे कि इसके आउटकम्स कितने अच्छे आ रहे हैं और कितना परफॉर्म कर रहा है. अब हम देखेंगे स्मॉग होता क्या है. स्मॉग इज़ अ फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन. ये एक एयर पोल्यूशन होता है, जैसे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो वो पार्टिकल्स जो हार्मफुल होते हैं या जो भी पार्टिकल्स विजिबिलिटी कम करते हैं जो एयर में होते हैं, उनको हम स्मॉग बोलते हैं. इट्स फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन. द वर्ड स्मॉग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये दो वर्ड्स का बना हुआ होता है, स्मोक और फॉग का. जो स्मॉग वर्ड है स्मोक और फॉग से बना हुआ है, दो वर्ड्स का, इसलिए हम उसको स्मॉग बोलते हैं. स्मॉग इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी पोल्यूटेंट्स, मेनली ग्राउंड लेवल ओजोन एंड फाइन पर्टिकुलेट मैटर. आपको पता है ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में होता है. स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज कॉल्ड गुड ओजोन, क्योंकि वो वहाँ ज़रूरत होता है, हमें वो अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है सन की. लेकिन जो ट्रोपोस्फीयर में ओजोन होता है दैट्स कॉल्ड बैड ओजोन. उससे क्या होता है? पोल्यूशन होता है. इसको हम ग्राउंड लेवल ओजोन भी बोलते हैं. तो ये जितने भी सारे पोल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स होते हैं एयर में, उसको हम स्मॉग बोलते हैं. और इससे क्या हो जाती है? विजिबिलिटी कम हो जाती है, दिखता नहीं है ऐसा. तो इसीलिए हम स्मॉग टावर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं. NGT पुल्स अप हरियाणा गवर्नमेंट फॉर नॉट एक्टिंग ऑन मुरथल गार्बेज इशू. देखिए ये भी एनवायरमेंट इकोलॉजी के साथ रिलेटेड है. आपको इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है NGT होता क्या है. NGT की फुल फॉर्म है, NGT की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. ट्राइब्यूनल का क्या होता है? कोर्ट जैसा होता है. और NGT क्यों हमने बनाया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्यों हमने बनाया? क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है एनवायरमेंट और इकोलॉजी को, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ही, लैंडस्लाइड्स आते हैं, फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, और एयर पोल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और इस वजह से हमने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाया है. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या करता है? सिर्फ डील करता है उन केसेस के साथ जो सिर्फ डील करते होंगे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से. और ये क्या करता है? विद इन 6 मंथ्स इनको डिस्पोज ऑफ करनी होती है केसेस. और अगर डिले हो जाएगा उसके लिए भी इनको रीज़न देना होता है कि डिले क्यों हो गया. तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ये 2010 में आया था और स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक लॉ के बेसिस पे बनी है, जो ये एक ट्राइब्यूनल की तरह है, जैसे कोर्ट होता है वैसे है. और जो भी केसेस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट होती हैं वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जाते हैं, क्योंकि जो हमारी कोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी ओवर बर्डनड है. हमारे कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत स्लो हो जाएगा अगर एनवायरमेंटल केसेस ऐसे ही पड़ेंगे. तो इसलिए NGT का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. म्यांमार मिलिट्री चार्जेस सूकी विद करप्शन. देखिए म्यांमार में लास्ट टाइम क्या हुआ था, रिसेंटली म्यांमार में मिलिट्री कॉप हुआ था, जिसमें मिलिट्री ने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहाँ पे ऑन सुई की, उसको हटा के अपने कब्जे में लाया. और अब उनको वो करप्शन में भी फंसा रहे हैं. जो ऑन सुई थी वहाँ की जो हेड ऑफ द स्टेट जो थी वहाँ म्यांमार की, उनको हटाया और खुद के कब्जे में लिया. और आपको पता होना चाहिए जो म्यांमार है ये क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है. इट एक्ट्स एज अ ब्रिज. क्यों ब्रिज है? क्या आप बोल सकते हैं क्यों ब्रिज है? बिटवीन इंडिया एंड द ईस्ट एशियन कंट्रीज़. जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, लाओस है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, बाकी सारी कंट्री, मलेशिया है.
तो उनके बीच में जो फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आशियान हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ कनेक्ट करता है हमें म्यांमार ही बीच में आता है। और जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है बिल्कुल जुड़ा हुआ उससे। और इंडिया ने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है, जैसे कालाधन है, कालाधन प्रोजेक्ट, तो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हमने म्यांमार में स्टार्ट किए हैं। तो आप याद रख लीजिए, जो म्यांमार की कैपिटल है नेफिटाओ, और ये साउथ ईस्ट एशिया में आता है। म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया में आता है, इसलिए आसियान की भी फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, आसियान नेशंस, ठीक है। और जो ये है जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, 10 मेंबर्स है आसियान के, उनके साथ हमें कनेक्ट करता है। म्यांमार बिटवीन ब्रिज है और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहाँ से जो रोहिंग्याज़ का आपने इशू सुना होगा, वो भी म्यांमार से ही आते हैं, क्योंकि हमारे म्यांमार से वो बांग्लादेश जाते हैं। बांग्लादेश से क्या हो जाता है, हमारा पोरस बॉर्डर है वहाँ इंडिया का, ऐसे है। तो यहाँ से फिर नॉर्थ ईस्टर्न साइड से वो आ जाते हैं, यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न साइड से। तो नेफिटाओ इसकी क्या है, कैपिटल है। ये म्यांमार का फ्लैग है। एक और न्यूज़ है, इलेक्शन कमीशन हैज़ वास्ट पावर्स टू एक्ट अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब होता है जब क्रिमिनल्स आएंगे पॉलिटिक्स में। आपको पता है जो रिसेंट लोकसभा है उसमें मोर देन 34% ऑफ जो हमारे लेजिस्लेचर में है उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड्स हैं। तो ये दूर करने के लिए बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का भी बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि आप कुछ पॉइंट्स देख लीजिए इलेक्शन कमीशन के बारे में। पहला पॉइंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया गया है इलेक्शन कमीशन का। और दूसरी बात ये आर्टिकल 324 इसके साथ डील करता है। और आर्टिकल 324 बहुत सारे वास्ट पावर्स देता है इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी होती है। इसमें चीफ इलेक्शन CECs होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ECs होते हैं। और जो ये इनका काम होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना कंट्री में, इलेक्शन कमीशन का। और ये किस का इलेक्शन कराता है, ये कराता है स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन, ये कराता है पार्लियामेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। याद रख लीजिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पंचायत का इलेक्शन नहीं कराता है। पंचायत के इलेक्शन के लिए हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं, ठीक है। और जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इस टाइम वो कौन है, सुशील चंद्रा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज दिस टाइम सुशील चंद्रा। So this was all for today. I wish you all the best. If you like this video, do comment and like and share it with your friends. Thank you so much.